जरूरी सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं, तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी इन्वायरमेंट के महत्वपूर्ण सवाल हैं, 7 से 8 इन्वायरमेंट के क्वेश्चन आते हैं। 200 इसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बताए हैं आपको, जो जो इसमें अंदर मैंने बताया नोट करने को, उसको नोट जरूर करना। 200 क्वेश्चन का एक और वीडियो दूंगा 200 से 250 का। अगर ये 2 वीडियो को चबा डाला आपने, अच्छे से मेमोराइज कर लिया, रट लिया, 7 से 8 सवाल इससे आप कर सकते हो। मिसलेनियस का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे पढ़ा, उसको देख डालो, 20 सवाल तक उससे मिल जाएंगे। करंट अफेयर्स का पापा वीडियो पढ़ा, उसको देख डालो, 35 सवाल तक उससे मिल जाएंगे। हिस्ट्री का पढ़ा है, ज्योग्राफी का पढ़ा है, बस हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मिसलेनियस, करंट अफेयर, साइंस और ये इन्वायरमेंट, इनको करके यूपी जीके के मैंने 11 वीडियो दिए, बहुत छोटे छोटे मैप के थ्रू, उनको रिवाइज कर लो। आराम से आप 100 क्वेश्चन हिट कर सकते हो। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के टेस्ट जरूर लगाना। बीपीएससी में देखो 100 से 120 क्वेश्चन सिर्फ हमारे टेस्ट और क्विज से ही आए हैं दोस्तों। तो सबसे पहले क्वेश्चन कह रहे हैं, निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है। ठीक है, इनमें से कौन वायु प्रदूषण का सूचक है? पफ बॉल, शैवाल, लाइकेन या मॉस? तो बहुत ही आसान था, लाइकेन जो है ये वायु प्रदूषण का सूचक माना जाता है, क्योंकि ये ठंडी जगहों पे उगते हैं भाई। बहुत जहाँ पे भी अगर हल्की सी भी वायु में प्रदूषण होता है तो ये मरने लगते हैं, मतलब ये पौधे जो होते हैं खराब होने लगते हैं, तो इसलिए लाइकेन हो गया आंसर। दूसरा कह रहा है, एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत क्या है भाई? अनवीनीकृत मतलब जो क्या हो भाई, वापस नहीं आएगी, जैसे सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम, वायु, बायोगैस। तो आपको पता है भाई, पेट्रोलियम जो अनवीनीकृत है ना, एक टाइम आएगा जब ये ख़त्म भी हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर भी हो गया। इस टाइप के प्रश्न जरूर आते हैं। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कह रहा है ये संस्थान है और ये उसकी अवस्थिति। अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र नैरोबी, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल, केंद्रीय शस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान बांदा, टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। तो यहाँ पे ये गलत है सी, क्योंकि ये झांसी में है, बांदा में नहीं है। ये कहाँ पे? शस्य वानिकी यानी एग्रो फॉरेस्ट्री की बात कर रहा है, झांसी में। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? कह रहा है सुर सरोवर, शमशापुर पक्षी विहार, सरसई नवार झील और सुरिंग सवार मानसर झील। तो अगर आपने यूपी जी के पढ़ी होगी तो आपने पढ़ा होगा सुर सरोवर, तो ये तो आगरा में है भाई। शमशापुर पक्षी विहार की बात करें तो ये रायबरेली में आ जाता है। कहाँ पे? रायबरेली में आ जाता है। सरसई नवार झील की बात करें तो ये आ गया इटावा में। ये कहाँ आ गया? इटावा में आ गया भाई। अगर यूपी जी के हम नहीं देखा, मेरी पूरी यूपी जी के मैपिंग के थ्रू मैंने पढ़ाई है, 11 ही वीडियो है, छोटे छोटे देख डालो, पूरा कवर हो जाएगा। यहाँ पे सुरिंसर मानसर झील, ये जम्मू कश्मीर में। ये कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अगला है जयमंडल, ये अवस्थिति आपको मैच करना है। सिमलीपाल, पंचमढ़ी, नंदा देवी, नौकरेक, ये सभी को आता होगा। सिमलीपाल सबने पढ़ा है भाई, उड़ीसा में है। नौकरेक किसी को भी पता होगा कि ये मेघालय में भाई। नंदा देवी सबको पता उत्तराखंड में, पंचमढ़ी MP में। ठीक है, नोबी और कांतो मैदान, ये किस प्रदेश में है? नोबी और कांतो, तो नोबी कांतो कहाँ पे है भाई? जापान में है भाई। कहाँ पे? जापान में। फ्लाई ऐश कहाँ से प्रदूषित होता है भाई? फ्लाई ऐश कहाँ से निकलता है मेनली? तो जब आप जानते हो कि ताप विद्युत केंद्र में कोयला बनता है, मतलब कोयले से बिजली बनाते हैं, तो फ्लाई ऐश निकलती है। और इससे क्या होता है ना, पत्तियों में भी ये जमा हो जाती है, तो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस नहीं होता, तो पौधों को नुकसान होता है, बारिश वारिश नहीं हो पाएगी, ट्रांसपिरेशन नहीं होगा। पानी में इकट्ठा हो जाती है फ्लाई ऐश, तो ऑक्सीजन नहीं जा पाती अंदर, सूर्य की किरण नहीं जा पाती, तो ऑक्सीजन लेवल कम होता है, तो वहाँ के जो जानवर है वो भी मरते हैं। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा कहाँ से आई है भाई? कह रहा है कार्बन क्रेडिट, अर्थ समिट, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल या G8 समिट। तो इसका बहुत आसान था, कार्बन क्रेडिट शुरू हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल से। कहाँ से? क्योटो प्रोटोकॉल से। ठीक है, अब आपको भी पता, आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड हो, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो क्रेडिट कार्ड आप यूज़ कर लो, 50 दिन बाद बैंक को चुका दो, यही होता है कार्बन क्रेडिट। अगर आपने कार्बन एमिशन नहीं करें तो आपको उसका क्रेडिट मिलेगा कार्बन क्रेडिट के तौर पर, कि आपके पास इतने क्रेडिट कार्बन के आप इसको यूज़ कर सकते हैं, है ना, कम एमिशन जो करते हैं। अगला है इको मार्क प्रतीक निम्न में से किससे संबंधित भाई? इको मार्क क्यों यूज होता है? सर्वोच्च गुणवत्ता की सामग्री के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, तो वही हो गया, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए। इसके बाद क्या रहा? विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है विजय सागर पक्षी विहार? महोबा, मेरठ, मुरादाबाद, महाराजगंज। तो विजय सागर पक्षी विहार है महोबा में। कहाँ पे? महोबा में। ठीक है, तो भारत के मतलब उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार भी जरूर कर लेना, पूछ लेता है। जितना इसमें इन्वायरमेंट में कराऊंगा, इनमें से ही आपसे सवाल मिल जाएंगे। ठीक है, बस इसके बाद आपको टेस्ट और क्विज की प्रैक्टिस कर लेनी। अब देखो, बिहार पीसेज में ही 125 क्वेश्चन तक डायरेक्ट हमारे क्विज और टेस्ट से ही आ गए।
पूरा प्रूफ पड़ा हुआ है ना। तो क्विज अगर आप लगाते हैं, क्विज बहुत अच्छा होता है, उसमें क्या होता है ना, प्रीलिम्स तक इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस उसमें डेली करा दी जाती है कि सारे क्वेश्चन उन्हीं में सही आते हैं भाई। पूरा जीएस का सिलेबस कवर होता है उसमें, और सस्ता भी है, 500-600-700 में क्विज मिल जाता है, बताओ पूरे साल का। चलिए खैर, भारत में वर्षा वन अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर स्थित है? वर्षा वन अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर, जोरहाट, तिरुवनंतपुरम या कोयम्बटूर? तो वर्षा वन अनुसंधान संस्थान है जोरहाट। अब अगर मैं आपसे पूछूं जोरहाट कहाँ है दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है जोरहाट कहाँ है? बता सकते हो? असम में है जोरहाट, ठीक है। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जोरहाट असम में, ठीक है। चलिए 12 नंबर पे आ जाते हैं भाई। इन घटनाओं पर विचार करना है, कलानुक्रम में लगाना। मगरमच्छ प्रजनन परियोजना कब आई? हाथी परियोजना, प्रोजेक्ट टाइगर, वन महोत्सव, ठीक है। तो देखिए, मगरमच्छ प्रजनन परियोजना की बात करें तो डेट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, 1975 है, क्रोकोडाइल ब्रीडिंग। हाथी परियोजना 1992 की भाई। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 की है। वन महोत्सव बहुत पुराना है, 1950 का है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? 4 ऑप्शन सिर्फ सी में दिख रहा है, तो यही हो गया, ठीक है। और वन महोत्सव अगर आपको मैं पूछ लूँ कब से कब तक मनाते हैं हम लोग, पता है? 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जाता है हर साल, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला है, कह रहे निम्न में से कौन एक भारत में जैव विविधता का हॉटस्पॉट है, यानी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है? भारत में म्यांमार, लक्षद्वीप, सुंदरबन या पंचमढ़ी? तो भारत में म्यांमार जो क्षेत्र है, इंडो बर्मा लैंड, जो सुंडालैंड का पार्ट है, वो एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है यहाँ पे। अगले में मैचिंग करनी है मैनग्रूव और राज्य। मैनग्रूव से बहुत आता है, और मैनग्रूव का डाटा भी बहुत एग्जाम में आता है ना, कहाँ पे मैनग्रूव कम हुए हैं, कहाँ पे बढ़े हैं। तो लेटेस्ट फॉरेस्ट डाटा जरूर देख लेना मैनग्रूव का, स्पेशली पूरा वीडियो पड़ा हुआ है मिसलेनियस का। तो करिंगा, वेम्बनंट, पुलिकट, विक्रोली। तो अगर मैं ये समझ रहा हूँ आपको कुछ नहीं पता, तो आपको पुलिकट तो पता ही होगा भाई। पुलिकट कहाँ पे भाई? पुलिकट तमिलनाडु में आ जाता है। और इसके बाद अगर वेम्बनंट भी आपको पता ही होगा। वेम्बनंट कहाँ पे भाई? केरल में वेम्बनंट, वेम्बनंट मैनग्रोव। करिंगा जो है ये आंध्र प्रदेश में है, करिंगा। विक्रोली महाराष्ट्र में, ठीक है। करिंगा आंध्र प्रदेश, वेम्बनंट केरल, पुलिकट तमिलनाडु, विक्रोली महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्न में से कौन एक कनाडा के प्रेरी प्रांतों का हिस्सा है? कनाडा के प्रेरी प्रांतों का हिस्सा नहीं है, कह रहे हैं। अल्बर्टा, सस्केचेवान और मैनीटाबो, ओंटारियो। ये रट लेना क्वेश्चन, क्योंकि बहुत न्यूज़ में बना हुआ है। कनाडा तो देखा ही पूरे साल आपने। कनाडा के प्रेरी प्रांतों का हिस्सा कौन नहीं है? मैप पहले दिखा देता हूँ। तो देखिए, ये जो है ना, एक ये मोंटिएगो, सस्केचुआन, अल्बर्टा, ये मिलके बनता है प्रेरीज प्रोविंस, है ना। कनाडा में प्रोविंस का सिस्टम है, ये कनाडा की प्रोविंस बनती नहीं। तो ये ओंटारियो प्रोविंस अलग है भाई, है ना। क्वेबेक अलग हो गई, तो ये याद रखना। यूकान अलग हो गई, नॉर्थ वेस्ट अलग हो गई। तो इसको एक बार नज़र मार लीजिएगा आप, इस बार भी ये सवाल बन सकता है ना। तो ओंटारियो हो जाना चाहिए इसका आंसर। क्या हो जाएगा? ओंटारियो इसका हिस्सा नहीं है, ठीक है। अभी अंतर्राष्ट्रीय दिवस और दिनांक, ये जरूर भाई एक सवाल तो मिलता ही मिलता है ना। वन्य जीव 3 मार्च, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, जैव विविधता 22 मई, ओजोन परत का संरक्षण 16 अगस्त नहीं है, 16 सितंबर को मनाते हैं हम लोग। कब मनाते हैं? 16 सितंबर। चलिए अगला कह रहा, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है भाई? देवरिया, झांसी, वाराणसी, गोरखपुर। तो अभी मैंने ऊपर बताया था ना, झांसी में एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च सेंटर। किस राज्य में चंदौली राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है भाई? चंदौली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। तो ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। अगला देखते हैं, जलवायु परिवर्तन पर अंतर शासकीय पैनल को किस वर्ष में स्थापित करा गया था? जलवायु परिवर्तन पर अंतर शासकीय पैनल, तो डायरेक्ट फैक्चुअल सवाल है, 1988 में। 1988 याद रखना इसको, स्टैटिक क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, कह रहा भाई? किशनपुर, कैमूर, कतरनिया घाट और कालेसर। तो आसान था, कालेसर जो वन्यजीव अभ्यारण्य ये हरियाणा में। ये कहाँ पे? हरियाणा में कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। निम्नलिखित से कौन एक बायोस्फीयर रिजर्व भारत के 3 राज्यों में फैला हुआ भाई? नीलगिरी, पंचमढ़ी, अगस्त्यामलाई या मानस? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नीलगिरी जो है 3 राज्यों में फैला हुआ है। कौन कौन से? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, ठीक है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में मिल जाएगा आपको। 22वां प्रश्न, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित करा गया था भाई? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, हजारों बार ये पूछा जा चुका है, बार बार पूछता है। 1986 एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, दूसरा जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ना, ये बहुत पूछे जाते हैं। तो 1986 में आए थे। उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व किसका हिस्सा है? तो ये कॉर्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा है, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, ठीक है। गुड़गांव में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? गुड़गांव में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना तो 1984 में हुई थी। तो आप ये 2 पॉइंट नोट कर लो। एक तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
4 बार रट लो, 1984, 1984, 1984। और एक ये जलवायु परिवर्तन पर अंतरशासकीय पैनल 1988, और एक ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। 80 पास किए ना, तो 3 बार बोलो मेरे साथ, पर्यावरण संरक्षण 1986, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड 1984, अंतरशासकीय पैनल जलवायु परिवर्तन पर 1988। ठीक है, ये मैचिंग में आ सकते हैं आपको। चलिए अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन एक मृदा निर्माण का निष्क्रिय कारक नहीं है? मृदा निर्माण का जलवायु, स्थल स्वरूप, पैतृक पदार्थ या समय? तो आसान हो गया भाई, जलवायु पे नहीं डिपेंड करती है। कैसा स्थल है भाई, मतलब लैटेराइट सॉइल के लिए है या ब्लैक सॉइल के लिए, कैसा स्थल है, पर्वतीय एरिया है, पेरेंट मटेरियल कैसा है उसका, है ना, पत्थर कैसे हैं वहाँ के, और धीरे धीरे ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, ये 3 चीज़ें मिट्टी को बनाने में रोल प्ले करती हैं। कौन सी एक गैस प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होती है? बताओ, इससे भी आसान कोई क्वेश्चन होगा? तो प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इस टाइप के भी आसान सवाल कभी कभी आ जाते हैं, है ना। आपने देखा होगा BRPCS के पेपर कई लड्डू सवाल बहुत आए। खाद्य श्रृंखला में जैविक आवर्धन का कारण होता है, तो खाद्य श्रृंखला में जैविक आवर्धन का क्या कारण है? कीटनाशक, उर्वरक, फ्लोरोक्लोरोकार्बन या सल्फर डाइऑक्साइड? तो जैविक आवर्धन होता है कीटनाशकों की वजह से। किसकी वजह से? कीटनाशकों की वजह से। ओजोन परत की मोटाई किसमें मापी जाती है? ये महत्वपूर्ण सवाल है। डॉप्सन में नापते हैं ओजोन परत की मोटाई। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, ये कहाँ पर है? नागपुर में है। ये कहाँ पर है? नागपुर में है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये, पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नागपुर। BOD क्या होता है भाई? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मापक किसका होता है? जल में कार्बन का, जल में ऑक्सीजन का, मतलब जल में रोगाणु का, जल में अकार्बनिक पदार्थ या जल में उपस्थित ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे होगे, BOD मापक होता है किसका? तो यहाँ पे कंफ्यूजन मैं आपकी पहले दूर करूँ। देखिए, अगर आपसे पूछे BOD किसके मानक के रूप में यूज होता है, तो ऑक्सीजन मानक के रूप में यूज होता है। और BOD मापक किसका होता है? जल में कार्बन पदार्थ का। क्यों? अब एक चीज समझिए, जैसे जल में क्या होगा, अगर ये पानी है, पानी में बहुत सारी गंदगी होगी, पानी में बहुत सारा कार्बनिक पदार्थ है, गंदगी मतलब ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक पदार्थ। तो उसके तोड़ने के लिए जो भी ऑक्सीजन की मात्रा हमें चाहिए होती है उसको बोलते हैं भाई, है ना, क्योंकि जितनी ज़्यादा गंदगी होगी ऑक्सीजन लेवल कम होता जाएगा, क्योंकि सनलाइट जा नहीं पाएगी। ठीक है, तो कार्बनिक पदार्थ जितना होता है उसका मापक होता है। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक स्रोत नहीं है? मृदा, जल, वायु या बिजली? प्राकृतिक स्रोत मतलब प्राकृतिक स्रोत कौन सा नहीं है? ऑब्वियसली पता होगा आपको, लाइट वाली बिजली की बात हो रही है यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित है? सॉरी, कह रहे कौन सा एक सही सुमेलित है? जैव निम्नीकरण वेस्ट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन की कमी होती, यूवी किरणों से रक्षा, मतलब ओजोन की कमी होगी तो यूवी किरणों से रक्षा होगी। पारिस्थितिकी तंत्र सौर ऊर्जा पर डिपेंड करता है। और जैव निम्नीकरण पॉलीथीन। तो आसान है दोस्तों, देखिए पारिस्थितिकी तंत्र पूरा सौर ऊर्जा ही पे तो डिपेंड कर रहा है भाई, है ना। जब प्रोड्यूसर अगर खाना नहीं बनाएंगे फोटोसिंथेसिस से, तो आगे लोग खाएंगे क्या, है ना। और ओजोन की कमी से आपको पता होगा क्या होता है भाई, यूवी किरणें हमें नुकसान पहुंचाती है, रक्षा नहीं करती हैं। तो ये गलत था, सिर्फ इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही होना चाहिए। अगला देखते हैं, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन से जीव समूह की सर्वाधिक जैव विविधता होती है? कौन सा बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा होती है? तो कवक जो होते हैं इनकी जैव विविधता सबसे ज़्यादा होती है, कवक की। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सत्य है? कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सत्य है? दोनों ऊर्जा का प्रवाह एवं खनिजों का चक्रण, केवल ऊर्जा का प्रवाह, केवल खनिजों का चक्रण, या कोई नहीं? तो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ऊर्जा का प्रवाह भी जरूरी है और खनिजों का चक्रण भी जरूरी है ना, मिनरल साइकिल जिसको कहते हैं। भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? ये भी महत्वपूर्ण है। तो ये सबसे पहले महाराष्ट्र के तारापुर में 1969 में पहला न्यूक्लियर जो एटॉमिक पावर प्लांट था 1969 में शुरू करा गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा क्षारण का कारक नहीं है भाई? वायु, जल, मरुस्थलीकरण और वनोन्मूलन। कौन मृदा क्षारण का कारण नहीं है भाई? वायु, जल, मरुस्थलीकरण या वनोन्मूलन। तो बहुत ही आसान था। अब अगर मरुस्थलीकरण ज़्यादा होगा तब तो और मृदा क्षारण होगी ना। लियोपोल्ड मैट्रिक्स किससे संबंधित है भाई? ये टर्म लियोपोल्ड मैट्रिक्स किससे संबंधित है? मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण अधिप्रभाव या पर्यावरण कानून। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पर्यावरण अधिप्रभाव की आकलन विधि। पर्यावरण अधिप्रभाव की आकलन विधि को बोलते हैं लियोपोल्ड मैट्रिक्स। लियोपोल्ड मैट्रिक्स जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट आता है ना, उसमें ये यूज होता है। महत्वपूर्ण टर्म है, याद रखना। पर्यावरण अधिप्रभाव को आकलित करता है ये। अगला कह रहा है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य। ये कहाँ पर है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य?
पीलीभीत, चंदौली, उन्नाव, महाराजगंज। बहुत आसान है दोस्तों, चंदौली, चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा कहाँ पे है? वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली में। और एक चीज़ से कंफ्यूज ना हो जाना, चंदौली नेशनल पार्क पूछेगा अगर तो वो महाराष्ट्र में, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य ये जनपद है चंदौली, वहाँ पे है उत्तर प्रदेश में। कौन सा सुमेलित नहीं है कह रहा है, ये बताना होगा इसमें आपको। महावीर स्वामी अभयारण्य ललितपुर, लाख बहुशी अभयारण्य कन्नौज, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य बलरामपुर, कैमूर अभयारण्य मिर्जापुर सोनभद्र। तो बहुत ही आसान था। किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों लखीमपुर में। कहाँ पे? लखीमपुर में। तो ये गलत हो जाएगा। बाकी महावीर स्वामी याद रखना, ललितपुर, लाख बहुशी कन्नौज, कैमूर अभयारण्य मिर्जापुर सोनभद्र और किशनपुर लखीमपुर। यहाँ देखो दिया भी हुआ है। निम्नलिखित बाघ अभयारण्य में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है कह रहा? अमनगढ़, बांधवगढ़, कान्हा, संजय तुबड़ी। तो ये तो अभी बताया मैंने, अमनगढ़ यूपी और उत्तराखंड का हिस्सा आ जाता है ना। आसान था ये प्रश्न। अगला देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग नहीं है? स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, लैंड वाले जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है। पर्वत पारिस्थितिकी तंत्र, सागरीय, निम्न स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र या अर्ध शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र। तो बहुत ही आसान है भाई, सागर वाला तो एक्वेटिक का हिस्सा हो जाएगा ना, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है। चलो अगला कह रहा, पार्वती आर्गा रामजार स्थल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? किसके संदर्भ में? पार्वती आर्गा। यह उत्तर प्रदेश के गोंडा में है पहली चीज, और यह एक पक्षी अभ्यारण्य। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। पार्वती आर्गा रामजार स्थल गोंडा में है और एक पक्षी अभ्यारण्य। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फॉर्मर्स राइट अधिनियम, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फॉर्मर्स राइट अधिनियम कब आया था? इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फॉर्मर्स राइट अधिनियम, भूल जाओगे नहीं तो, नोट करोगे नहीं मुझे पता है, 2001 में आया था, कहीं नोट कर लो प्लीज। निम्नलिखित में से कौन सा मैनग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है? गोदावरी नदी के डेल्टा पर कौन सा मैनग्रोव है? कुंडापुर, होन्नावर, मालपे या कोरिंगा? इसमें से देखिए सिर्फ कोरिंगा जो है ये एक मैनग्रोव है जो आपको गोदावरी के डेल्टा पर मिलेगा। कहाँ पे? गोदावरी के डेल्टा पर मिलता है। तो यानी 44 का ऑप्शन क्या सही है? डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा रामजार आर्द्रभूमि स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा रामजार आर्द्रभूमि स्थल भारत के किसी राज्य में है भाई? होकेरा आर्द्रभूमि, पॉइंट कैलीमर वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य, सो मोरेरे झील और वूलार झील। तो इनमें से देखिए जो पॉइंट कैलीमर वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य यह आर्द्रभूमि स्थल है जो कि कहाँ पे है? तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु का हिस्सा है। ठीक है, याद रखिएगा, पॉइंट कैलीमर वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि तमिलनाडु का पार्ट है, और ये एक रामजार वेटलैंड साइट भी है। अगला देखते हैं, भारत के प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को कब लागू करा गया था? प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को लागू कब करा गया? 2008। नोट करो, जो भी फैक्चुअल ईयर वाले सवाल हो उनको नोट कर लो। प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना 2008, एक ये नोट कर लो, एक प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फॉर्मर्स राइट अधिनियम 2001, ये याद कर लो। और तारापुर में पहला एटॉमिक सेंटर बना था 1969 में, ये भी याद रखो। अगला कह रहा है, केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर? केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान, तो ये लखनऊ में, केंद्रीय औषधि सुगंध पौधा संस्थान लखनऊ में। भारत में राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्यजीव अभ्यारण्यों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है भाई? राष्ट्रीय उद्यानों की सबसे अधिक संख्या एमपी में है कह रहे हैं, और वन्यजीव अभ्यारण्यों की सबसे अधिक संख्या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। तो आपको बताए कि ये तो दोनों स्टेट, चलो ठीक है। एमपी में कितने नेशनल पार्क है पता होगा आपको? 12। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शायद आपको ना पता, अंडमान निकोबार में कितनी? ह्यूज अमाउंट में, बहुत सारी, 96 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रेजेंट में, 96 और एमपी में 12। तो यानी दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक हो जाते हैं। घटते उत्पादकता के क्रम में इसको बताना है कि घटते उत्पादकता कहाँ प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है और कहाँ पे कम है, ऐसे सेट करना है इसको। बेहद आसान प्रश्न है। सागर झील, घास का मैदान, मैनग्रोव। तो देखिए सबसे पहले आपको अगर बताओ, मैनग्रोव जो होते हैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे आपको मैनग्रोव 2 जगह दिख रहे हैं, ये ऑप्शन तो गलत हो गए। मैनग्रोव के बाद घास का मैदान होगा या सागर? तो आपको पता है सागर होगा भाई, क्योंकि बहुत बड़ा इकोसिस्टम होता है सागर में, है ना। सागर में कैसा होता है, बहुत, सॉरी सागर कह रहा हूँ, घास का मैदान। सागर में तो भाई क्या है, सॉल्टी वाटर होगा, इतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा, प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी। घास का मैदान क्या है भाई, जो उत्पादक होगा, सूर्य से भोजन खुद बनाएगा उस पर, फिर इतना बड़ा घास का मैदान होगा, उसमें हिरन वगैरह खाएंगी, रैबिट खाएगा उसको, फिर दूसरे कार्निवोर एनिमल खाएंगे। तो ऐसा मैनग्रोव होता है, फिर घास का मैदान आता है, उसके बाद झील आती, अंत में सागर आता है ना। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक हो जाना चाहिए। जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है?
जीवाश्म के बाद, तो इसको किस, जल विद्युत ऊर्जा क्या हो जाएगा, जल विद्युत ऊर्जा, है ना। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है जीवाश्म ईंधन के बाद दूसरे नंबर पे आता है, पहले पे जीवाश्म ईंधन। अगला देखते हैं, कह रहा नदी का जल प्रदूषण कैसे मापते हैं हम भाई, जल में घुली क्लोरीन की मात्रा से, जल में घुली ओजोन की मात्रा से, जल में घुली नाइट्रोजन की मात्रा से, जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। तो जब भी नदी का जल प्रदूषण आपको नापना होगा तो आप उसमें देखेंगे कितनी ऑक्सीजन की मात्रा उसमें है, और इसको पता कैसे करेंगे, बीओडी से। बीओडी कैसे पता चलेगा कि उसमें कार्बन कितना है ना, कार्बन का मापन कितना है, तो उससे पता चल जाएगा ऑक्सीजन कितना है, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक जो है वो, उसका मुख्य स्रोत क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत, तो यह सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ। कौन है, सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ जो है हाइड्रोजन सल्फाइड का प्रदूषक का मुख्य स्रोत है, याद रखिएगा इसको। 53 देखें, अगर भारतवर्ष में अधिनियमों के नाम पे अगर चर्चा करें, जैसे वन संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, इसका सही उत्तर क्या होगा, मैचिंग करिए। और याद जरूर कर लेना ये चारों ही, क्योंकि बेहद जरूरी है। वन संरक्षण अधिनियम की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया था 1980 में आएगा ये। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आता है, ठीक है। वन संरक्षण 1980, पर्यावरण संरक्षण 1986, वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण 1981, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974, यानी 1 2 3 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 54 देखते हैं, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है भाई, ये बताना है। प्राथमिक ऊर्जा ज्वारी ऊर्जा, वाणिज्यिक ऊर्जा तेल और गैस, गैर वाणिज्यिक ऊर्जा जानवरों का गोबर, गैर पारंपरिक ऊर्जा सौर ऊर्जा। अब देखिए प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत जो है ये ज्वारी शक्ति, ये गलत है। अब जैसे प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत कोयला हो गया, सूरज की रोशनी हो गई, हवा हो गई, है ना, कच्चा तेल कह सकते हो, वनस्पतियां हैं, ये सब प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत होती है। तो पहला ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा भारत में निम्नलिखित में से किसे एक जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है भाई, अरावली पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, सिंधु गंगा मैदान। तो ये बेहद आसान प्रश्न है, आप सभी को पता होगा, पश्चिमी घाट को जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है, ठीक है। अगला है मोनोक्लाइमेक्स, जिसको एकल चरम सिद्धांत, इसको प्रतिपादन किसने किया था, मोनोक्लाइमेक्स या एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन F.E. क्लेमेंट्स ने। किसने करा था, F.E. क्लेमेंट्स। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया, वैश्विक जलवायु जोखिम संस्थान, इसको जर्मन वॉच करता है। कौन करता है, जर्मन वॉच, याद रखना। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक जर्मन वॉच द्वारा प्रकाशित किया जाता है। किस देश की उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से ही प्राप्त होता है, तो बेहद आसान है, आपको पता होगा, ये नॉर्वे है, ठीक है। पर्यावरण से क्या अभिप्राय है भाई, ये डेफिनेशन आप सभी को पता होगी और ये मैं आपको ही छोड़ता हूँ। भूमि, जल, वायु, पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्तियों को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। भौतिक, जैविकी एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतः क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होती है। तो ये तो बेहद आसान एनालिटिकल क्वेश्चन होता है, ये तो आप सभी को पता होना चाहिए ना, फैक्चुअल तो है नहीं, आप इसका अंदाजा लगा सकते हो। इसका उत्तर आप बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। सतत विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है, सतत विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है, तो प्राकृतिक संसाधन है। सतत विकास का मतलब क्या भाई, हम लोग प्राकृतिक संसाधनों को ऐसा यूज करें जो हमारे फ्यूचर में, यानी जो हमारी आने वाली पीढ़ियां वो भी उसका इस्तेमाल कर सकें। अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कार्बन चक्र में कौन नहीं बढ़ाता है, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, जैविक पदार्थों का क्षय या ज्वालामुखी क्रिया। तो बहुत आसान है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाएगा नहीं, कम करता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में CO2 लेता है पेड़, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, है ना। तो आंसर बी हो जाएगा। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है भाई, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कार्बन चक्र में, हाइड्रोजन चक्र में, जल चक्र में, नाइट्रोजन चक्र में। तो सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है जल चक्र में। कहाँ पे होती है, जल चक्र में इसका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है भाई। अगर सूर्य नहीं होगा तो इवापोरेशन ही नहीं होगा, इवापोरेशन ही स्टार्ट नहीं होगा, और पेड़ अगर ट्रांसपीरेशन ही नहीं करेंगे, फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगा, तो फिर कैसे बारिश होगी, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 63 नंबर। वर्षा की मात्रा निर्भर किस पे करती है भाई, तो वर्षा की मात्रा वायुमंडल में नमी पर निर्भर करती है। वर्षा की मात्रा वायुमंडल में नमी पर निर्भर करती है। निम्नलिखित नोबल गैसों में कौन सी वायु में नहीं पाई जाती, कौन सी नोबल गैस वायु में नहीं पाई जाती भाई, हीलियम, ऑर्गन, रेडॉन, नियॉन। तो रेडॉन जो है ये वायु में नहीं पाई जाती, हीलियम है, ऑर्गन, नियॉन ये पाई जाएगी।
कौन सी गैस नहीं पाई जाती है नोबल गैस? रेडॉन नहीं पाई जाती है। प्लीज़ इसको याद रखना, महत्वपूर्ण सवाल है। 65 नंबर पे आते हैं। पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय क्या है भाई? पर्यावरण अपकर्ष से पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन, या उपरोक्त सभी। तो ये सारे इसके सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है। धारणीय कृषि का अर्थ क्या है भाई? धारणीय कृषि का अर्थ आत्मनिर्भरता, विश्व व्यापार संगठन के मानकों के अंतर्गत कृषि निर्यात तथा आयात कर सकना, भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, कृषि प्रयोग हेतु अप्रयुक्त भूमि को प्रयोग में लाना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? भूमि का इस प्रकार प्रयोग करना कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, उसको बोलते हैं धारणीय कृषि। याद रखना, धारणीय कृषि क्या है? ऐसी कृषि करो कि भाई उसकी प्रोडक्टिविटी, गुणवत्ता जो है वो बनी रहे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है पृथ्वी सम्मेलन +5 अर्थ सम्मेलन +5 ये कब आयोजित हुआ था भाई? तो बेहद आसान हो गया। अर्थ समिट हुआ था 1992 में, और उसमें 5 ऐड कर दो तो बन गया 1997। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कब और कहाँ स्थापित किया गया था? तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान 1958 नागपुर में स्थापित करा गया था। विश्व मौसम विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? यह है जेनेवा में। ये कहाँ पे है? जेनेवा में है। अगला देखते हैं। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पे भाई? यूएनईपी का मुख्यालय ये नैरोबी में। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी में है, केनिया में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे है? ये भी आपको पता होगा। ग्रीन पीस इंटरनेशनल मुख्यालय एम्स्टर्डम में है, जो कि नीदरलैंड में है। 72 पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया था? तो पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण अधिनियम भारत सरकार द्वारा पारित किया गया था सर 1986 में, मुझे याद है। चलिए निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण से कौन कौन संबंधित है? इसको आपको बताना होगा भाई। वन नीति, पर्यावरण अधिनियम, औद्योगिक नीति, शिक्षा नीति। तो ये सभी दोस्तों पर्यावरण संरक्षण से संबंधित। शिक्षा नीति में भी तो बताया जाता है ना भाई, हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करनी है। औद्योगिक नीति तो इस पर बेस होती है। तो यहाँ पे चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखिए प्रीलिम्स में अब बहुत कम समय बचा है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो सैटरडे हो चुका है। ठीक है, मतलब आपका अगले संडे पेपर है, तो बहुत कम समय है। इस विषय मतलब आपको बहुत ज़्यादा नर्वसनेस भी इस टाइम हो रही होगी, बहुत ज़्यादा एंजाइटी भी हो रही होगी, पर कोई दिक्कत नहीं। आप ये फेज सबके साथ आता है पेपर के टाइम, है ना। आप अच्छे से एग्ज़ाम के एक दिन पहले अच्छी नींद ले लेना बस, है ना। 8-10 घंटे 15 घंटे जितना पाना सो लेना, फिर ज़्यादा हेडेक नहीं। जितना पढ़ना था साल भर आप पढ़ चुके हो, अब ज़्यादा फिर लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। जो ये आपको मिल रहा है आराम से रिवाइज करो, करंट अफेयर्स पे फोकस करो, आराम से आपका पेपर अच्छे से निकलेगा। ज़्यादा प्रेशर लेने से फिर कुछ नहीं होगा, और होगा वही भाई जो महादेव की इच्छा होगी, है ना। तो वो अपने आप आपका वैसा बनाते रहेंगे वो। ठीक है, आप अपने प्लान पे एक बार डाउट कर लेना, पर ईश्वर के प्लान पे मत करना। जो वो प्लान बनाता है ना वो हमेशा अच्छा ही होता है, कुछ ना कुछ जो आपके हिसाब से होगा वो ही देंगे वो। और ज़्यादा दोस्तों देखिए लोड मत लीजिएगा कि पेपर नहीं निकला तो क्या होगा, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। सब दुनियादारी है ना, दुनिया ऐसी ही है। उनके लिए कुछ अच्छा करो भाई तो कहेंगे हाँ ये बड़े अच्छे हैं। खुद भी तुमसे मांगो, कार मांगी तुमने दे दी, बाइक मांगी तुमने दे दी, कपड़े मांगे तुमने दे दिए, तो तुम अच्छे हो। एक दिन तुमने मना कर दिया तो तुम बुरे हो, है ना। तो इसलिए सबको पहली चीज़ खुश करने की मत सोचो, क्योंकि सबको खुश करना किसी के बस में नहीं। भगवान भी सबको खुश नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या बताओ भाई? 2 लोग हैं, अब अडानी मांग रहे हैं कि भाई भगवान हमारा खूब व्यापार बढ़े, और एक गरीब मांग रहा है कि भाई भगवान मुझे भी कुछ पैसा दे दो। तो भगवान दोनों में से सबको नहीं दे सकते, क्योंकि ये अडानी के लिए काम करेगा तभी इसके बाद पैसा आएगा। तो भगवान इसको भाई अडानी को ज़्यादा मिलेगा, क्यों? क्योंकि उसके साथ आप देख रहे हो हज़ारों लाखों आदमी का व्यापार जुड़ा है। देखो एक चीज़ आप देखोगे, अमीर आदमी क्यों अमीर होता जाता है, और वो पूजा पाठ भले ना करे उसको भगवान देता क्यों? क्योंकि उसके पीछे लाखों आदमी जुड़ा हुआ है, उनको व्यापार मिल रहा है ना, तो रोजगार मिल रहा है। ये चीज़ है, भगवान देखो सबको खुश नहीं कर सकते हैं ना, आप भी करो, है ना। चलिए 74 देखते हैं। कह रहा है इसमें अभिकथन कारण वाला सवाल है। प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है, क्योंकि जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। तो इनमें से कौन सा सही है दोस्तों? देखिए प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है, बिल्कुल सही, क्योंकि जल के जो पौधे होते हैं वो आर्द्र जलवायु में मिलते हैं, इसलिए इसका स्पष्टीकरण भी हो जाएगा। अगला कह रहा है इको मार्क। तो इको मार्क मैंने अभी आपको बताया था कौन सा होता है इको मार्क, जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, मतलब इको फ्रेंडली हो। बहुत आसान सवाल है ये तो। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने क्या आरंभ किया है भाई?
तो पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने शुरू करा है इको मार्क। क्या शुरू करा है? इको मार्क शुरू करा है। 77 कह रहा है नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है। क्यों हानिकारक है भाई? संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए। तो क्यों हानिकारक है? ये तीनों ही के लिए हानिकारक होगा। हरित विकास का लेखक कौन है भाई? हरित विकास का लेखक है WM एडम्स। कौन है? WM एडम्स हरित विकास के लेखक। ग्रीन वॉश इंगित करता है क्या भाई? ग्रीन वॉश क्या इंगित करता है? तो ग्रीन वॉश इंगित करता है पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। ग्रीन वॉश क्या है भाई? आप बोलते हो इन्वायरमेंट को सिक्योर रखोगे, पर आपने वो वादा पूरा नहीं किया। तो पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना को ग्रीन वॉश कहा जाता है। अगला कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? ये आप सभी को पता होगा दोस्तों, 5 जून को मनाया जाता है। निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? ये बताना है। यह अजैविक एवं जैविक दोनों संगठनों से युक्त होता है, तो ये तो ठीक है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, ये भी सही है भाई। यह एक बंद तंत्र होता है, ये गलत हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र बंद नहीं होता है, खुला तंत्र होता है ना। बंद होगा अगर तो फिर जानते हो आप कैसे जो एनर्जी है उसका ट्रांसफर होगा। यह प्राकृतिक संसाधन है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस तरह के एनालिटिकल सवाल भी आपको देखने को कई बार मिलते हैं। अगला कह रहा है जीव मंडल एक खुला तंत्र का उदाहरण है। तो बिल्कुल जीव मंडल खुला तंत्र है। देखो, क्योंकि जीव मंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता, ये गलत है। वापस हो जाता है भाई। ऊर्जा के निवेश एवं बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, ये गलत है। यानी ए सही होगा इसका। पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन है भाई? जलमंडल, जीवोम, स्थल मंडल या जैव मंडल? तो वही होता है दोस्तों, जैव मंडल है ना, क्योंकि ये तीनों से मिलकर बनता है। जल, स्थल है ना, मतलब हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, इन तीनों से मिलकर बनता है भाई। अगला देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है? तो ये बताना है आपको, जीव से जैव मंडल का। तो देखिए, एक तो जनसंख्या, जनसंख्या के बाद क्या होता है? समुदाय बनता है, फिर पारिस्थितिकी तंत्र बनता है, फिर भूदृश्य बनता है। ठीक है, जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, भूदृश्य। जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, भूदृश्य। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो आसान है भाई, कृत्रिम। यानी जो कृत्रिम कौन सा होगा? धान का खेत, वन, घास का मैदान, झील, है ना। तो धान का खेत कृत्रिम है ना, बनाया जाता है। बाकी ये सब प्राकृतिक है भाई। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन है? घास का मैदान, वन, पर्वत या समुद्र? तो समुद्र जो है विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र होगा। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है भाई? तो सबसे अधिक स्थिर कौन सा है? सागर, वन, पर्वतीय, मरुस्थल में। तो जल्दी जल्दी इसमें चेंजमेंट नहीं आता है। सागर जो है बहुत स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र होता है। निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है भाई? किससे बिगड़ता है पारिस्थितिकी संतुलन? लकड़ी काटने से, सामाजिक वानिकी से, वन महोत्सव से, वन रोपण से। बताइए, काफ़ी आसान है। लकड़ी काटोगे तो भाई पारिस्थितिकी तंत्र तो बिगड़ेगा ही। निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? ये बताना है। किसका पारिस्थितिकी से संतुलन मतलब संबंध नहीं है? जल प्रबंधन, वन रोपण, औद्योगिक प्रबंधन या वन्यजीव सुरक्षा। तो देख सकते हो आप, औद्योगिक प्रबंधन जो पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध इसका नहीं। एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है भाई? ये बताना है। यानी फूड चेन की बात यहाँ पे कर रहा है। घास, टिड्डा, मेढक, सर्प, ये बिल्कुल सही है भाई। घास होगा, घास में टिड्डा बैठेगा, टिड्डा को मेढक खाएगा, मेढक को सर्प खा जाता है ना। एक पारिस्थितिकी तंत्र में से निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? ये बताना है। प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? चींटी, हिरन, लोमड़ी या बाघ? तो बहुत ही आसान है, चींटी और हिरन ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। खाद्य श्रृंखला में मानव क्या है भाई? कि एक निर्माता है, केवल प्राथमिक उपभोक्ता है, द्वितीयक उपभोक्ता है, प्राथमिक या द्वितीयक? दोनों ही है भाई। तो प्राथमिक और द्वितीयक कौन सा इसका सही होना चाहिए भाई इंसान का? तो देखो, इंसान दोनों ही तरह के फूड खा सकता है ना भाई, द्वितीयक भी प्राथमिक भी। तो इसका ऑप्शन डी होना चाहिए। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक क्या होते हैं भाई? समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं फाइटोप्लैंक्टन, है ना। फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं, जूज़ैंथेल और फाइटोप्लैंक्टन, ये मुख्य उत्पादक होते हैं। फूड चेन यहीं से शुरू होती है। फिर कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक है? गाय, शेर, बाघ, हरे पौधे? बताओ, ये भी बताने की जरूरत है। जैविक तथा अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलिए का कार्य कौन करता है? जैविक और अजैविक के मध्य बिचौलिए काम उत्पादक करते हैं। कौन करते हैं? उत्पादक। पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये आपको बताना है। स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को उत्पादकता कहा जाता है।
स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है, ये ठीक है। दूसरा, द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी स्तर के उत्पादन से होता है। किसका? द्वितीयक उत्पादकता का स्तंभ संदर्भ परपोषी स्तर के उत्पादन से, ये भी ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, ये आपको बताना है इसमें। जैसे पर्वत सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है, अजैविक अवयव जीवाणु होते हैं, हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र, वर्षा ग्लोबल वार्मिंग। तो कौन सा सही सुमेलित है? आसान है, देखिए ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वर्षा होती ही नहीं, हो तो नहीं होगी। हरे पौधे जो होते हैं वो पारिस्थितिकी तंत्र को बनाते हैं, ये ठीक है। जीवाणु अजैविक नहीं जैविक होते हैं। पर्वत स्थायी है, नहीं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होता है भाई? सौर ऊर्जा होता है, नंबर 1 है ना। और क्या किरणवन भी होता? नहीं, तो यानी यही सही होगा, सौर ऊर्जा होता है। अगला कह रहे हैं इसमें से आपको पहचानना कौन सा सही है। जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है, तो ये तो बात ठीक है, पहले ही मिल गया। जो ऊर्जा होती है हमेशा यूनि डायरेक्शन होती है ना, एक ही दिशा में जाती है, नीचे से ऊपर, मतलब प्रोड्यूसर से कार्निवोर्स में जाती है। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या होती है? भाई एक पोषण स्तर से दूसरे में जाएगी तो क्या होगी? बढ़ेगी, घटेगी, स्थिर रहेगी, क्या होगा? तो ये देखिए ये घटती है ना, 10% लॉ आपने पढ़ा होगा, 10% एनर्जी नीचे से ऊपर जाने में घटती है। जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है? भाई जो जीव भार का पिरामिड है किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है? तो तालाब में ये उलट जाता है ना। तालाब में क्या होता है भाई? आप तालाब में देखोगे जीव पिरामिड, जीव भार का, तो छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं, उनका क्या ही भार है। बड़ी मछलियाँ व्हेल हैं, उनका ज़्यादा भार होगा, तो ये उल्टा होता है तालाब में, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं भाई? तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र। क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अजैविक अनुक्रमण की प्रवस्थाओं का सही क्रम है? एक जैविक अनुक्रमण की प्रवस्थाओं का सही क्रम क्या होगा इनमें से? नगरीकरण, प्रवास, आस्थापन, फिर प्रतिक्रिया, फिर स्थिरीकरण। भाई पहले नगरीकरण होगा, फिर प्रवास होगा, फिर आस्थापन होगा, प्रतिक्रिया, फिर जाके स्थिरीकरण होगा, ठीक है। ये थोड़ा टफ लग रहा होगा आपको। अगला देखते हैं। अगले में कह रहा है पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है? भाई पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है? चिपको आंदोलन का, चिपको आंदोलन। और चिपको आंदोलन संबंधित किससे है भाई? पादप संरक्षण से संबंधित है। पारिस्थितिकी पदछाप की माप की इकाई क्या है भाई? पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई क्या है? तो ये है भूमंडलीय हेक्टेयर, है ना। पारिस्थितिकी पदछाप जो है भूमंडलीय हेक्टेयर, उसकी इकाई भूमंडलीय हेक्टेयर। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी पदछाप, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट या पारिस्थितिकी पदछाप, मतलब जीवन को पूर्ण रूप से जीने के लिए नहीं, आपको मिनिमम क्या चीज़ें चाहिए, वही आपका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है, जितना एरिया आपको चाहिए होता है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है निम्नलिखित वृक्षों में से कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? इनमें से कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? बबूल, यूकेलिप्टिस, नीम, पीपल। तो आसान है यूकेलिप्टिस, क्योंकि इसको जहाँ लगाया जाता है वहाँ से पूरा ग्राउंड वाटर को निचोड़ लेता है, कम कर देता है। अगला, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? इनमें से कौन पर्यावरणीय संकट माना जाता है? यूकेलिप्टिस। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? दो भिन्न समुदायों का जो संक्रांति क्षेत्र, जैसे जमीन है, लैंड है, और ये पानी है, वाटर है, तो लैंड से वाटर इकोसिस्टम बदल रहा है ना, तो जो संक्रांति क्षेत्र है इसको इकोटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकोटोन। जमीन और पानी के बीच में जो बचता है ना, जैसे मेढक है भाई, जमीन पानी इसके बीच में जो हुआ इकोटोन हो जाता है। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन है इनमें से भाई? मरुस्थल, पर्वत, महासागर, वन। तो बहुत ही सिंपल हो गया, महासागर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था? गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग करने वाला था अर्नीज नेस। कौन था? गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग करने वाला है कौन? अर्नीज नेस, अर्नीज नेस। पारिस्थितिकी निकेत की अगर बात करें, इकोलॉजिकल नीच जिसको बोलते हैं, पारिस्थितिकी निकेत या इकोलॉजिकल नीच, इसकी संकल्पना को प्रतिपादित किसने किया है? तो ये करा है ग्रीनेल ने। किसने? ग्रीनेल ने। दो चीज़ें आपको फिर से बता रहा हूँ, इकोलॉजिकल नीच वर्ड शब्द दिया है ग्रीनेल ने, ग्रीनेल, और वहीं गहन पारिस्थितिकी शब्द की बात करें तो ये अर्नीज नेस ने दिया है। ये दो नाम आप नोट कर लो, गहन पारिस्थितिकी अर्नीज नेस, इकोलॉजिकल नीच ग्रीनेल। इसके बाद कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन किस जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है? घनत्व प्रवणता जल में कौन बताता है? पिक्नोक्लाइन। पिक्नोक्लाइन क्या बताता है? जल में जो घनत्व प्रवणता है उसको बताता है। 115 कह रहा है जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है। जैव विविधता को किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी
किसी पर्यावरण में रोजाना और मौसमी परिवर्तन, एक प्रजाति की दूसरी प्रजाति से भिन्नता, भौतिक घटकों का किसी पर्यावरण पर प्रभाव। तो जैव विविधता को परिभाषित करता है किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी। ठीक है। अगला, जैव विविधता का अर्थ क्या होता है भाई? जैव विविधता का अर्थ विभिन्न प्रकार के पादप एवं वनस्पति, विभिन्न प्रकार के जंतु, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु, इसको बोलते हैं जैव विविधता। नहीं कि कोई एक क्षेत्र में कितने प्रकार के विभिन्न मतलब जंतु और पौधे पेड़ पाए जाते हैं। 117 देखते हैं, कह रहा है जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है भाई? भोजन, औषधि, औद्योगिक उपयोग, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। तो हो गया पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन सबसे महत्वपूर्ण पहलू। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाई? बायोडाइवर्सिटी का लॉस मेनली किस वजह से होता है? अब ऑप्शन देखिए, आनुवंशिक आत्मसातकरण, परभक्षियों का नियंत्रण, प्राकृतिक वास का विनाश, कीट नियंत्रण, है ना। तो अब नेचुरल हैबिटाट यानी प्राकृतिक वासी का विनाश कर देंगे तो जैव विविधता का तो नुकसान होगा ही भाई। जितने भी पेड़ पौधे जीव जंतु वो भी खत्म हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया है? तो ये शब्द नोट कर लेना आप। जैसे बायोडाइवर्सिटी का शब्द मैंने बताया, मतलब कौन यूज़ करेगा? वॉल्टर जी रोसेन, ये नोट कर लो। बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने करा? 4-6 बार बोल लो, वॉल्टर जी रोसेन, वॉल्टर जी रोसेन। उससे पहले ये जो मैंने बताया, इकोलॉजिकल नीच ग्रीनेल, गहन पारिस्थितिकी अर्निज ग्रीस, इसको कहीं नोट कर लो भाई। गहन पारिस्थितिकी अर्निज ग्रीन, अर्निज नेस, इकोलॉजिकल नीच ग्रीनेल हो गया, और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वॉल्टर जी रोसेन हो गया। ये नोट कर लो, इनमें से सवाल जरूर मिलते हैं पेपर में। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्न में से किसे 2011 से 20 के लिए दशक निर्दिष्ट किया है? प्राकृतिक आपदा दशक, जैव विविधता दशक, जलवायु परिवर्तन दशक या पर्यावरण दशक? तो ये है जैव विविधता दशक, है ना, बायोडाइवर्सिटी डिकेड। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन डाइवर्सिटी, नेशनल सेंटर फॉर मरीन डाइवर्सिटी, ये किस शहर में है भाई? ये जामनगर में है, गुजरात में, जामनगर में। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है भाई? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, शीतोष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में, शंकुधारी वनों में या उत्तर ध्रुवीय वनों में? तो ये सबसे ज़्यादा जो जैव विविधता है ये पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रों में किसमें प्रजाति विविधता सापेक्षता काफ़ी अधिक होती है? प्रजाति विविधता की बात करें अगर, तो प्रजाति विविधता सबसे ज़्यादा होती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में ही। ठीक है, और यहाँ भी वही जैव विविधता भी यहीं पाई जाएगी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। अगला कह रहा, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र कौन है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, थार का रेगिस्तान या बंगाल की खाड़ी? तो भाई यही हो गया पश्चिमी घाट, क्योंकि ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉटस्पॉट माना जाता है? अंडमान निकोबार, गंगा का मैदान, मध्य भारत या उपयोग में कोई नहीं? तो अंडमान निकोबार भी सही है भाई। निम्नलिखित में से किसे भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है? तो पश्चिमी घाट, अभी ऊपर बताया मैंने आपको। पर्यावरण यानी भारत में पाए जाने वाले हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं भाई? भारत में पाए जाने वाले हॉटस्पॉट है, देखिए, पूर्वी हिमालय यानी ईस्टर्न हिमालय की बात कर रहा है, पश्चिमी घाट हो गया, अंडमान निकोबार है, सुंडा लैंड है। कौन एक भारत का बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है? हिमालय, विंध्य, उत्तर पूर्वी भारत, पश्चिमी घाट। विंध्य क्षेत्र नहीं होगा, हिमालय है, उत्तर पूर्वी भारत है, पश्चिमी घाट है। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन से जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील स्थान माने जाते हैं? तो ये भी आसान प्रश्न है। उत्तेजनशील स्थान एक तो पूर्वी हिमालय हो गया आपका, और पश्चिमी घाट हो गया, यानी क्या हो गया आपका 1 और 3 आंसर हो जाना चाहिए। जैव विविधता के नाश का क्या कारण है भाई? जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरणीय प्रदूषण, वनों का नाश या उपयुक्त सभी? तो वनों का नाश भी है, पर्यावरणीय प्रदूषण भी है, और प्राकृतिक आवास की कमी भी हो जाएगा। जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है भाई? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के लॉस का मुख्य कारण क्या है? आवासीय प्रदूषण, विदेशज प्रजातियों का समावेश, अत्यधिक दोहन या प्राकृतिक आवासीय विनाश? तो भाई प्राकृतिक निवासी अगर नहीं रहेगा तो जैव विविधता तो नुकसान करेगी भाई, मतलब खत्म ही होगी। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम इकोसिस्टम शब्द दिया? ये भी नोट कर लो भाई, इकोसिस्टम शब्द किसने दिया? जॉर्डन, टेंसले, क्लेमेंट्स या न्यूटन? तो इकोसिस्टम का शब्द देने वाले हैं टेंसले। कौन है? टेंसले शब्द है। ठीक है, इकोसिस्टम शब्द दिया है टेंसले। जैव विविधता को अधिकतम संकट किससे है भाई? एनालिटिकल क्वेश्चन है। प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से, तो पहले ही सही मिला, और तो इनमें कोई होगा नहीं क्योंकि उपयुक्त तो सभी है नहीं। चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता
की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता के लिए उत्तरदायी क्या नहीं है? पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता, मध्य व्यवधान, पारिस्थितिकी तंत्र की आयु या पोषण स्तरों की कम संख्या। तो पोषण स्तरों की अगर संख्या कम है तो जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन से जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है भाई? जैव मंडल रिजर्व, वनस्पति उद्यान, राष्ट्रीय पार्क या जंगली जंतु अभ्यारण्य। आसान प्रश्न है, जैव मंडल अब रिजर्व हो गया। निम्नलिखित में से कौन स्ववासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण है? स्ववासन संरक्षण नीति का उदाहरण नहीं है कह रहे हैं। जैव मंडल, वनस्पति बाग, राष्ट्रीय उद्यान या पवित्र भूमि। तो वनस्पति बाग जो है ये स्ववासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं होगा। निम्नांकित में से क्रायो बैंक, जिसको एक्स सितु संरक्षण के लिए कौन सी गैस समानता प्रयोग होती है? क्रायो बैंक या एक्स सितु संरक्षण के लिए तो इसमें यूज होती है नाइट्रोजन। क्या यूज होती है? नाइट्रोजन। निम्न में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक कौन है भाई? सागरीय प्रदूषण, सागरों की लवणता में वृद्धि, सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। देखिए, जब भी समुद्र का टेम्परेचर बढ़ता है तो जो कोरल्स होते हैं, प्रवाल होते हैं, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इनको टेम्परेचर जो है अमूमन 17 से 20-22 के आसपास चाहिए। अगर वो बढ़ेगा तो ये क्या होते हैं? मरने लगते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर खराब नहीं होना चाहिए, मतलब बढ़ना नहीं चाहिए। निम्न में से कौन प्रवाल विरंजन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? प्रवाल शैलों का खनन, प्रवाल रोगों का फैलना, सागरी जल में अवसादों का जमाव। तो यहाँ ये सही हो जाएगा। और वैश्विक ऊष्मन भी आप कह सकते हो, एक ये भी कारण है, दोनों ही हो सकता है। अवसाद अगर जमा होंगे ना, तो प्रमुख पूछ रहा है तो आप ये टिक करना। और ऐसे ये भी एक कारण ही है। क्या होता है, अगर बहुत ज़्यादा गंदगी है पानी में तो जो कोरल्स होते हैं उनमें पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, वो भरने लगते हैं, जिससे क्या होता है? फोटोसिंथेसिस, वो फूड नहीं बना पाते और मर जाते हैं। वैसे अभी आंसर आप डी टिक करोगे। विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है कौन सी बुक में भाई? तो रेड डाटा बुक। बहुत ही सिंपल सवाल है, रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक का संबंध किससे है भाई? जैव विविधता के बारे में तथ्यों से, विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से। तो यहाँ ये सही हो जाएगा, विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से। निम्नलिखित भारतीय पक्षियों में कौन सा अत्यधिक संकटापन्न किस्म का है भाई? तो यहाँ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो जाएगा आंसर आपका। किस प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में देखी नहीं गई है? देखिए, किसी प्रजाति को विलुप्त कब मानते हैं? जब वो अपने प्राकृतिक आवास में कम से कम 50 सालों से अगर नहीं देखी गई। कोई भी प्रजाति अगर 50 सालों से अपने जो नेचुरल हैबिटेट है वहाँ नहीं देखी गई तो उसको विलुप्त मान लेते हैं। कौन सी ड्रग गिद्धों की समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी है भाई? कौन सी ड्रग की वजह से इनको नुकसान हुआ है? डिक्लोफेनिक सोडियम की वजह से। 145 कह रहा, पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है भाई? तो अभी बताया ना, डिक्लोफेनिक सोडियम। क्या हो जाता है? डिक्लोफेनिक सोडियम। भारत में गिद्धों की कमी का मुख्य कारण क्या है? विषाणु संक्रमण, जीवाणु संक्रमण, जानवरों को दर्द निवारक देना या जानवरों को एस्ट्रोजन इंजेक्शन देना। तो जानवरों को जो दर्द निवारक गोलियां दी जाती थी डिक्लोफेनिक सोडियम, उसकी वजह से। रामसार सम्मेलन संरक्षण से संबंधित क्या है भाई? जैव ईंधन, वन, आर्द्रभूमि या शुष्क। तो रामसार वेटलैंड पढ़ा होगा हमने, वेटलैंड कन्वेंशन। आर्द्रभूमि दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो वेटलैंड डे हम लोग 2 फरवरी को मनाते हैं भाई। निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसार का दर्जा प्राप्त है? तो चिलिका लेक, लोकटक, कोयला देव या वूलर। कौन आती है भाई रामसार साइट्स में? रामसार साइट्स में चारों ही आ जाएंगे, चिलिका, लोकटक लेक, कोयला देव, वूलर लेक, ये सभी आ जाते हैं। अगला कह रहा है, निम्न में कौन सा विकल्प रामसार कन्वेंशन के अंतर्गत रामसार स्थल है? तो इनमें से कौन रामसार स्थल है भाई? गोदावरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, सुंदरवन या भोज आर्द्र जल। तो इनमें से दोनों ही सही होने चाहिए, सुंदरवन भी और भोज आर्द्र स्थल भी। पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्र भूमि निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है? पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्र भूमि किस हेतु उपयोगी होती है भाई? पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण हेतु, पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु, तलछट रोककर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु। तो ये तीनों स्टेटमेंट इसकी सही है। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया है 2003 चेन्नई में, 2003 बेंगलुरु में, 2003 हैदराबाद में, 2003 केरल में। तो स्थापित करा गया था 2003 चेन्नई में। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण चेन्नई में स्टार्ट करा गया। निम्नलिखित में से कौन एक
प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं होता है? व्यापक निकेत, बड़े आकार वाला शरीर, संकुचित निकेत, आनुवंशिक भिन्नता की कमी। तो बहुत आसान है, अगर व्यापक निकेत है मतलब हर जगह वो फिट हो जाएगा तो वो क्यों ही विलोप करेगा, तो ये नहीं होगा। अगला कह रहा है शी बैक्थॉर्न के विश्वव्यापी मार्केट की बड़ी संभावना है। इस पेड़ के बारे में बेर में विटामिन और पोषक तत्व होते हैं। चंगेज खान ने इसका उपयोग अपनी सेना की ऊर्जा विस्तार को उन्नत करने के लिए किया था। रूसी कॉस्मोनाटों ने इसके तेल को कास्मिक विकिरण से बचाव के लिए किया था। भारत में ये पौधा कहाँ पाया जाता है भाई? तो भारत में ये पौधा लद्दाख में मिलता है। कहाँ? ठंडी जगह है लद्दाख, सी बकथॉर्न, वहाँ पाया जाता है। अगला कह रहा है किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है? तो किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है भाई? गहरे सागर में। कहाँ पे? गहरे सागर में। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है भाई? तो अभी बताया था मैंने, विश्व जैव विविधता दिवस मनाते हैं हम लोग कब? ये मनाते हैं हम लोग 22 मई को, ठीक है। वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई को मनाते हैं। टूमा रोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? टूमा रोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक है वंदना शिवा। कौन है? वंदना शिवा। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की थी भाई? ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना करने वाले कौन है? जोसेफ फोरियर, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना करी जोसेफ फोरियर। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है, क्यों? तो पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, CO2 के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? एक तो CO2 और दूसरा मीथेन, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस में प्रभाव देता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? अब फिर से देखो, आप इनमें से पहचान सकते हो कौन सबसे ज़्यादा करेगी। CO2, मीथेन, जलवाष्प, ये हैं तो वही सब, पर इसमें से अगर पूछ लेगा तो जलवाष्प सबसे ज़्यादा जो है ग्रीन हाउस गैस में इफेक्ट डालती है, वाटर वेपर। याद रखिएगा, ऐसे ये सभी ग्रीन हाउस गैस है। कौन एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है? मीथेन, जलवाष्प, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आर्गन हो जाएगा, सिंपल सा उत्तर। हरित गृह प्रभाव क्या है भाई? वैश्विक ताप में वृद्धि, वैश्विक ताप में कमी, सागर जल में वृद्धि, या नदियों और झीलों के ताप में वृद्धि। तो भाई वैश्विक ताप में वृद्धि हो गया। निम्नलिखित में से कौन पदार्थ सर्वाधिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? मीथेन, CO2, जलवाष्प। तो ये हो गया भाई सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड। निम्न में से कौन हरित गृह गैस नहीं है? CO2, सल्फर, मीथेन। अब ये आप समझ सकते हो भाई, ये हो गया आंसर, सिंपल सवाल। अगला कह रहा है वैश्विक तापन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? अब ये आप पे मैं छोड़ रहा हूँ, ये आप बता सकते हो। कौन सी हरित गैस नहीं है? ये भी आप बता सकते हो। कौन सी हरित गैस नहीं है? देखो, ये भी आप बता सकते हो। कौन सी हरित गैस नहीं है? ये भी आप बता सकते हो। जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है भाई? ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण। ये सारा ही हो जाएगा, है ना। तो ऐसे सवाल मिल जाएंगे तो आप मज़े से कर लोगे, और इन्वायरमेंट के सवाल बहुत आसानी आते हैं। निम्न में से कौन से जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारक है भाई? जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है? जीवाश्म ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन, तेल चालित स्वचालितों की संख्या विस्फोटन, सौर धधक में वृद्धि, अत्यधिक वन उन्मूलन। तो ये नहीं होगा भाई, सूरज में अगर वो हो रहा है तो जलवायु परिवर्तन कारण नहीं होगा वो। तो 1, 2, 4 सही होना चाहिए इसका। वैश्विक ऊष्मन उत्सर्जन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है भाई? ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोकार्बन। तो पता होगा ये आपको। भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका वायुमंडल में बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है। कह रहे भूमंडलीय ऊष्मन की जो आशंका है वायुमंडल में बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही। क्या बढ़ रहा है वायुमंडल में? अगर तो CO2 बढ़ रहा है। किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है? तो अगर प्राकृतिक संतुलन बनाना है तो कार्बन डाइऑक्साइड हमें 0.03% करना पड़ेगा। 0.03, ये आपको डाटा याद रखना है। अगला कह रहा है मीथेन इनमें से किससे निकलती है, उत्सर्जित होती है? केवल धान से, केवल दीमक की बाम्बी से, या दोनों से? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दोनों ही से निकलता है मीथेन, बहुत मात्रा में। जब आप मांस पकाते हो तब भी बहुत मीथेन रिलीज होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला कह रहा है भूमंडलीय उष्णता के परिणाम स्वरूप क्या होता है? भूमंडलीय उष्णता के परिणाम स्वरूप सार्वभौमिक संपर्क बेहतर हो गए हैं, हिमनद द्रवीभूत होने लगे हैं, समय से पूर्व आम में बेर लगने लगे हैं, स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा, आम में बौर मतलब आ गए हैं। तो ये चीज़ें हुई भाई, संपर्क बेहतर कैसे हो गए, है ना। यानी 2, 3, 4 सही है। वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है भाई? चक्रवात की, तूफान की, बवंडर की। तो इन सभी की बढ़ रही है भाई, क्लाइमेट चेंज की वजह से।
अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि प्रदर्शित करता है। पृथ्वी के औसत तापमान में कितनी वृद्धि प्रदर्शित कर दी जाती है? 0.8%। भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है, कह रहे हैं, क्योंकि मौसम की चरम दशा की बारंबारता एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर भी गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। बिल्कुल सही। अब खाद्य सुरक्षा पर पड़ेगा तो समाज पे तो तनाव बढ़ेगा ही ना, तो स्पष्टीकरण भी है ये इसका, यानी ए हो जाएगा। निम्न में से कौन जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांत: पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता, पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की तीव्रता, विषुव अवयन या सौर विकिरण, सौर किरणित ऊर्जा। सौर किरणित ऊर्जा ये खगोलीय सिद्धांत नहीं है, ये गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है? तो आपको पता होगा ये मिलानकोविच साइकिल है ना, मिलानकोविच ने बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर जो घूर्णन कर रही है उसकी वजह से सीजन बदलता रहता है। निम्न में से किससे जलवायु का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? जलवायु का क्रायोजेनिक संकेतक किससे प्राप्त करा जाता है? हिमकोर से। किससे? हिमकोर से। 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का क्लाइमेट चेंज समझौता कब प्रभावी हुआ था? तो क्लाइमेट चेंज समझौता प्रभावी हुआ था 21 मार्च 1994 को। कब? 21 मार्च 1994 को। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 ये कब हुआ था भाई? COP21 हुआ था पेरिस में। कहाँ पे हुआ था COP21? पेरिस में। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित जलवायु कोष के लिए सही नहीं है? हरित जलवायु कोष के लिए कौन सा गलत है? इसकी स्थापना डरबन में आयोजित जलवायु परिवर्तन सभा में हुई थी। यह विकासशील देशों में कार्यक्रमों तथा नीतियों का समर्थन करता है। विकसित देश इसके लिए कोष प्रदान करेंगे और यह कोष 2014 से कार्य करना प्रारंभ करेगा। तो यहाँ पे देखिए पहला गलत है। ग्रीन क्लाइमेट फंड यानी हरित जलवायु कोष, इसकी स्थापना जो है 2010 में हुई थी, 2014 से इसने काम करना शुरू करा था। ये कैनकन मैक्सिको में हुई थी। कैनकन है जो मैक्सिको में, वहाँ पे इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो ये गलत था। अगला कह रहा है मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हाल में भू अधियंत्रण द्वारा प्रशांत महासागर के ऊपर चमकीले बादल उत्पन्न कर ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने पर रोक लगाने का सुझाव दिया है। इसकी पूर्ति के लिए वातावरण में क्या छिड़का जाता है? तो इसकी पूर्ति के लिए वातावरण में हम क्या छिड़कते हैं? सिल्वर लवण, लौह चूर्ण, समुद्री जल या जिप्सम। तो समुद्री जल छिड़का जाता है, समुद्री जल। क्योटो प्रोटोकॉल यहाँ किससे संबंधित है? वायु प्रदूषण से, जलवायु परिवर्तन से, ओजोन क्षरण से या आर्द्रभूमि संरक्षण से। तो जलवायु परिवर्तन से क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब बनी थी भाई? प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना जलवायु परिवर्तन पर बनी थी 2008 में। कब बनी थी? 2008 में। अगला कह रहा है निम्न में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में शामिल नहीं है? भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशन आपको इसके लिए याद होने चाहिए भाई। तो देखो 8 मिशन पहले आप देख लो। एक तो पहली चीज़ सौर शक्ति, यानी जो सौर मिशन है वो है, और वनीकरण जो है वो भी इसमें शामिल हो जाता है। कौन? वनीकरण। नाभिकीय शक्ति नहीं, इसमें अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन भी इसमें शामिल है भाई। राष्ट्रीय जल मिशन शामिल है, और सुस्थिर निवास वो करना है, कृषि है, हरित भारत है, ये सब करके 8 करे गए हैं। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया? वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन अल्जीरिया, ब्राज़ील, केनिया, भारत। कहाँ पे नहीं है ये? भारत में नहीं है ये। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1989, प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन एजेंडा 21, प्रथम शिखर सम्मेलन +5 1997, कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल, ये गलत है। कार्बन व्यापार की जो शुरुआत है रियो डी जेनेरियो में हुई थी, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के कोप मीटिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर डी गलत हो जाना चाहिए। सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है? सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया क्या पैदा करती है? ओजोन का जन्म देती है, ओजोन जन्मता है इससे। अगला कह रहा है वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है। कौन सा विकिरण अवशोषित होता है भाई? अवरक्त, दृश्य, पराबैंगनी या सूक्ष्म? तो पराबैंगनी। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन विकिरण अवशोषित करती है पराबैंगनी किरणें, यूवी किरणें। ठीक है। ओजोन निम्नलिखित विकल्पों में से किसके प्रभाव से बायोस्फीयर की रक्षा करती है भाई? तो इंफ्रारेड किरण, अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी किरणें, एक्स किरण या गामा। तो क्या हो गई? पराबैंगनी, यूवी रेस से हमें बचाता है। अगला कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। रेनेटिंग, पनीर,
जैव प्रौद्योगिकी, प्लाज्मिडिस, गोल्डन चावल, विटामिन ए, ओजोन परत, ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल। ओजोन परत गलत है दोस्तों, ओजोन परत स्ट्रेटोस्फेयर या समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ मिलती है भाई? स्ट्रेटोस्फेयर में मिलती है, समताप मंडल में। किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता होती है भाई? तो अगेन स्ट्रेटोस्फेयर या समताप मंडल। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से कौन नियमित करता है भाई? नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, CFC या जलवाष्प। तो ये करता है कौन दोस्तों? ये करता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित करता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है। कौन सा तंत्र सही सुमेलित नहीं है बताना है? कार्बन डाइऑक्साइड, थर्मल पावर स्टेशन इसका स्रोत होता है भाई। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑटोमोबाइल, गलत है। जितनी भी कूलिंग डिवाइस होती हैं, ठंडी चीज़ें, AC, फ्रिज, उन सब से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, तो ये गलत है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, जलमग्न धान के खेत। सल्फर डाइऑक्साइड, ईंट के भट्टे, ये भी सही है। अगला देखें, अगर निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी होती है भाई? नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो यही हो गई क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसकी वजह से आता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं होता है? प्रशीतकों में उपयुक्त CFC ये होता है। विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म ये करता है, ये नहीं करता है भाई। और अग्निशमन में प्रयुक्त हैलोन ये भी करता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी करता है ना। तो मेथिल क्लोरोफॉर्म ये नहीं करता है, याद रखिएगा। ग्रीन हाउस गैसों में से ऐसी कौन है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फेयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है भाई? कौन सी ग्रीन हाउस गैस की वजह से ओजोन प्रदूषण नहीं होता है? तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्न में से किसने तिब्बत पठार के ऊपर 2005 में ओजोन आभा मंडल का पता लगाया था? तो ये पता लगाने वाले कौन थे? GW केंटमूर। GW केंटमूर ने पता लगाया था कि ओजोन डिप्लीट हो रही है लद्दाख के ऊपर से। ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं? तो 16 सितंबर को ओजोन डिप्लीशन डे मनाते हैं हम लोग। तो ये तो दोस्तों संपूर्ण इन्वायरमेंट के शानदार 200 सवाल। एक वीडियो और दूंगा जिसमें मैं आपको 200 प्रश्न और कराऊंगा, पूरा इन्वायरमेंट खत्म हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आप इतना पढ़िए, अच्छे से इसको रिवाइज करिए, 2 बार 3 बार देखिए, लर्न कर लीजिए। इससे आपको जो मैं दूंगा ना 2 वीडियो से, आपको 7 से 8 प्रश्न देखने को इसी से मिल जाएंगे। तो प्लीज़ इसको कर लीजिएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके जाइए।